ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगे वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर। बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़, उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी बेचैनी, इतनी आकुलता ऐसी कभी नहीं देखी गई थी। भ्रूण के जो जो भ्रूण अंदर ही हैं, वे भी कितने बेचैन हैं। बात 1977 की है। उसमें देश की राजनीति में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। सत्ता पर कायम कांग्रेस अब सत्ता से बाहर हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनते ही कुछ दिनों बाद ही बिहार के एक गांव में ऐसी घटना घटी कि जिस गांव का नाम आसपास के लोग भी नहीं जानते थे, उस गांव की चर्चा देश विदेश में होने लगी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उस गांव का नाम अखबारों में छपने लगा। आज के सेशन में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट विजय प्रताप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। आप सभी होलिका दहन के विषय में जानते होंगे कि होलिका का दहन किस तरह से किया जाता है। गांव के सभी लोग अपने घरों से लकड़ियां, उपल, घास फूस ले जा करके किसी तिराहे चौराहे पर उसको रखते हैं और होली के एक दिन पहले उसमें आग लगाते हैं और उसके चारों तरफ खड़े होकर खूब नाचते कूदते हैं। एक स्त्री को जलाए जाने पर इतनी खुशी तो शायद हमारे ही देश में मनाई जाती है और किसी देश में भी ऐसी खुशी नहीं मनाई जाती है। होलिका दहन के त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत बताया जाता है। उसमें एक महिला को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है। वह महिला अपनी जगह पर सही थी या नहीं सही थी, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन एक महिला का इस तरह से सदियों अपमान किया जाना ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं कि किसी स्त्री का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से होलिका दहन किया जाता है। उसी तरह से 27 मई 1977 को बिहार में भी दहन हुआ था, लेकिन वहां होलिका का दहन नहीं हुआ बल्कि जिंदा इंसानों का हुआ। इस समाज के शोषित वंचित समाज के लोगों का दहन हुआ। उच्च वर्ग के 100 लोग हथियारों से सुसज्जित होकर के आते हैं और लगभग 13 दलितों को जिंदा जला देते हैं। यह घटना इतिहास में बेलछी नरसंहार के नाम से जानी जाती है। यह घटना क्यों घटी, इसकी पृष्ठभूमि के विषय में हम लोग बात करेंगे। गेहूं की कटाई और मड़ाई का समय चल रहा था। उच्च वर्ग और दलित वर्ग में उस गेहूं की कटाई और मड़ाई को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है। उसके बाद उच्च वर्ग अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि इन दलितों ने हमारा अपमान कैसे किया। वे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और विचार करते हैं कि इन दलितों को इसकी सजा दी जाएगी। उसके बाद तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। केरोसिन के डिब्बे मंगाए जाते हैं, मोटे मोटे लकड़ियां जुटाई जाती हैं, हथियार जुटाए जाते हैं। खुलेआम सारी तैयारियां उसमें बेलछी गांव में चल रही थी। सभी लोग इन तैयारियों को देख भी रहे थे। इस आशंका से दलितों ने पुलिस थाने पर जाकर के इस बात की सूचना भी दी कि इस तरह से काम हो रहा है, हमारे गांव में हथियार जुटाए जा रहे हैं हमको मारने के लिए। एक बार नहीं कई बार थाने पर दलित वर्ग के लोग गए, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिरकार 27 मई को लगभग 100 लोग बेलछी गांव में आते हैं और दलितों को उनके घरों से खींचकर एक मैदान में ले जाते हैं और सभी को एक घेरे में बांध करके खड़ा कर देते हैं। जिस तरह से होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जाती है, उसी तरह से उन मनुष्यों को भी घेरे में बांध दिया गया और उनके चारों तरफ लकड़ियां लगा दी गई, घास फूस रख दिया गया और उस पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दिया गया और वे सभी जिंदा जल गए। एक हृदय विदारक घटना तो ये थी, एक बच्चे को आग लगी हुई थी, लेकिन वह उस आग से निकल करके भागना चाहता था, लेकिन पुनः उस बच्चे को पकड़ करके उस आग में झोंक दिया गया। जिस बेलछी गांव के विषय में कोई नहीं जानता था, वह बेलछी गांव अगले दिन की खबरों में पूरे देश दुनिया के सामने था। अपनी इस नृशंस हत्याकांड के लिए, अपने इस नृशंस नरसंहार के लिए उस समय इंदिरा गांधी जी विपक्ष में थी, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से प्रधानमंत्री थे। जब इसकी खबर इंदिरा गांधी जी को लगती है तो 13 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी जी बेलछी गांव के लिए निकलती हैं। वहां से हवाई जहाज के द्वारा पटना आती हैं। पटना से एक कार के द्वारा हरनौत विधानसभा होते हुए लगभग
बेलछी गांव से 15 किलोमीटर पहले ही पहुंचती हैं। तो उस समय चारों तरफ बाढ़ आया हुआ था, कीचड़ फैला हुआ था, तो गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। इसके बाद जीप मंगवाई जाती है। जीप भी थोड़ी दूर जाने के बाद कीचड़ में फंस जाती है। इसके बाद ट्रैक्टर मंगवाया जाता है। ट्रैक्टर भी आगे चल करके फंस गया, लेकिन इंदिरा गांधी तो पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि मुझको तो वहाँ जाना ही है, मैं उस गांव में जरूर जाऊंगी चाहे किसी भी तरह। इसके पहले जब सोनिया गांधी से उनसे बात हुई थी तो सोनिया गांधी ने कहा था कि आप बिहार मत जाइए, आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी। और इस तरह से वे यहाँ तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आगे जाने में असमर्थ हो जाती हैं। गाड़ियां वहीं खड़ी हो जाती हैं। इंदिरा गांधी उसमें पैदल ही चलना शुरू कर देती हैं। उसके बाद उनके लिए एक हाथी मंगवाया जाता है, उस पर उनके बैठने का इंतजाम किया जाता है। तब उस हाथी पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी सवार होती हैं और गांव पहुंचती हैं और लोगों से इसके विषय में चर्चा करती हैं। सभी लोग अपनी शिकायत बताते हैं। इसी हत्याकांड को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने भी बयान दिया था कि दलितों और पिछड़ों के घर बंदूक होनी चाहिए। तो इस तरह से बेलछी नरसंहार होता है। बेलछी नरसंहार से दुखी होकर के बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी है, हरिजन गाथा, जिसके ऊपर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हरिजन गाथा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगे वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर। बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी बेचैनी, इतनी आकुलता ऐसी कभी नहीं देखी गई थी। भ्रूण के जो भ्रूण अंदर ही हैं वे भी कितने बेचैन हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनपुत्रों के द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हों संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हों तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास, फूल के फूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिता कुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अकिंचन मनपुत्र 100 भाग्यवान मनपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यह प्रथम भाग था। अब हम लोग द्वितीय भाग में आते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं को दर्शाया गया है। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजात न तो देखा था न ही सुना था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में। क्या करेगा भला आगे चलकर, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी कोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मग्गा का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में, जीवन गुजारेगा हैवानों की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ वनमानुष जैसा। अधपेटा रहेगा कि अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या होगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र तलैया में खाने लगे गोते। वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे, हम तो ठहरे हैवान। देखो तो कैसे मुलुर मुलुर देख रहा, देखो तो कैसे मुलुर मुलुर देख रहा। शैतान सोचते रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन
सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर देती है जब तब पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी कीचड़। उनमें से सुबेला बोला, दूसरे से बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से। वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे लंबे, आंखें हैं छोटी पर तेज हैं, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर वह स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावें गुरुजी को, चलो चले बुला लावें गुरुजी को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को संभाल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उसके अगले रोज पधारे गुरु महाराज रैदास कुटिया के अधेड़ गरीब दास। बकरी वाली गंगा जमुना दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा तुलसी काठ का। कद था नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी पुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसा आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमार टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके संगी और साथी। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी सांचे का यही वही ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ, आज भगाओ, अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे। होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, बड़े बड़े भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जन बल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपनी लेखो इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख को सुख मानेगा, सूझबूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे। चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले। बस फिर उन होठों पर थे उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई। साफ सिलोटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधिया छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विह्वल होकर वो बार बार सांस खींचता था, रह रहकर गुमसुम था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था कैसा। प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं। खुखरी है, बम है, अस भी है, गणासा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के बच्चे अब सब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते हुए रोते हुए आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100-100 गोते लगाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्गों का नायक होगा,
नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100-100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे। होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिले। दिल ने कहा अभी जो शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही सैदा होंगे। बिजली की फुर्ती से बाबा उठ वहां से बाहर आया। वह था मानो पीछे पीछे, आगे थी भास्वर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटी बाबा, नदी की ओर निकल गया था। लेकिन इन दोनों को तो अब लगता कुछ नया नया था। अब यहाँ से इस कविता का तीसरा भाग प्रारंभ होता है। सुनते हो, बोला खदेरन, बुद्धू भाई अब देर नहीं करनी है इसमें। चलो कहीं बच्चे को रख आवें, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज। बच्चे को माँ सहित हटा देना है फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया खदेरन की बात पर। एक बार नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द भी नहीं व्याप रही थी। गंभीरता चेहरे पर थी, था तो वही उम्र में बड़ा। 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे। मालूम नहीं होगा किसी को लौटने में, 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो। रात में गाड़ी के अंदर आराम भी तो करना है। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबैना जुटा लेना, मैं इतने में करता हूँ तैयार, समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर उठते उठते। झरिया गिरिडीह बोकारो कहाँ रखेंगे छोकरे को, वहीं न जहाँ अपनी बिरादरी के कूली मजदूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, छोकरे की बदनसीबी तो देखो। माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी मर गया, झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको। मैं तो इसे साल साल देख आया करूंगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। बढ़ आया बुद्धू अपनी छप्पर की तरफ, नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, बम, गणासा, तलवार, बम, गणासा, भाला, खुखरी। इस तरह से बाबा नागार्जुन ने बेलछी नरसंहार के ऊपर अपनी कविता लिखी। यह कविता नहीं बल्कि उनके मन की पीड़ा थी, जिसे उन्होंने कलम के माध्यम से व्यक्त किया। हमें इस कविता से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में कोई घटना ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।